वीडियो इंटरप्ट हो गया था, आई थिंक नेट खत्म हो गया था, तो क्लास फिर हम शुरू से ले रहे हैं, रिवीजन नहीं करा रहे हैं, सीधे पढ़ाना चालू कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग को देखना था आज ट्राई हैलाइट से चालू करना था, बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गया था, रिवीजन नहीं करा रहे, सीधे इसको देखिए। तो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट जो है वो दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, एक ट्राई हैलाइड बनाएंगे और एक पेंटा हैलाइड बनाएंगे। ओके, ट्राई हैलाइड में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, दैट इज एक लोन पेयर बचा, जिसके कारण दे ऑल आर लुईस बेस। अब यहां पर हमने 2 पॉइंट बनाए हैं, सेंटर एटम को सेम रखा, हैलोजन को चेंज कर दिया, पहला पॉइंट, और हैलोजन को सेम रखा, सेंटर एलिमेंट को चेंज कर दिया। अब देखना, बेसिक स्ट्रेंथ आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है। अब देखो बोला, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई कम, परंतु रिमेनिंग हैलोजनों की तुलना में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा खासा है, घसीटेगा नाइट्रोजन लेकिन थोड़ा कम घसीटेगा। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम हो गया, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम हो गया, नाइट्रोजन और तेजी से घसीटेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई। तो ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। अब यहां पे आओ, जब सेंटर एटम को हम चेंज करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है साइज। क्या देखो बेटा, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा, ठीक, और बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा। अब छोटे से एरिया पर एक लोन पेयर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पास पास में होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जब इतने बड़े एरिया में एक लोन पेयर फैलेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू स्मॉल साइज, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। एम आई राइट? चूंकि वीडियो इंटरप्ट हो गया था बीच में, तो मैं बताना चाहूंगा कि फिफ्थ ग्रुप के सारे एलिमेंट हर प्रकार के ट्राई हैलाइड बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के ये 3 ट्राई हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर एक्सप्लोसिव। ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। NCl3, NBr3, Ni3 एक्सप्लोसिव होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ किताबों में लिखा होता है कि अमोनिया के साथ जब ये अपना एडक्ट बनाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अमोनिएट, तो ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो पॉइंट बेकार है। ऐसे तो किताबों में बहुत कुछ लिखा है, क्या सब पढ़ोगे क्या? तो आपके मतलब की बात सिर्फ इतनी है कि ये 3 ट्राई हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे आर एक्सप्लोसिव। दूसरी बात है, इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। ओके, ट्राई हैलाइड में यही 3 बातें लिखी है मेरे ख्याल से। ओके, आप लोग अपनी कॉपी पे क्या करेंगे, ये एरोस बनाइए और ये गोले बनाकर दिखाइए, बाकी सब आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप में आ जाओ, पहला पॉइंट लिखा है फिफ्थ ग्रुप कह रहे हैं, पेंटाइलाइड में आ जाओ। पहला पॉइंट पेंटाइलाइड में लिखा हुआ है NX5 डज नॉट एग्जिस्ट। सभी बच्चों को मालूम है नाइट्रोजन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं होता, वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होगी, इसलिए NX5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d एटॉमिक ऑर्बिटल। हमारे पूरे छात्र केमिकल बॉन्डिंग से जानते हैं सेकंड पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4। नेक्स्ट पॉइंट, BiF5 एग्जिस्ट बट अनस्टेबल। यस, बिल्कुल सही बात है। अभी अभी आपने पिछली क्लास में देखा था कि बिस्मथ के केस में +3 स्टेट इज मोर स्टेबल, तो BiF5 बेटा बनता तो है, लेकिन +5 स्टेट लेस स्टेबल होने के कारण ये अप्रोक्सीमेटली अनस्टेबल होता है। तो BiF5 एग्जिस्ट बट अनस्टेबल। नाइट्रोजन का पेंटाहाइलाइड तो बन ही नहीं सकता,
क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4। बिस्मथ 5 बॉन्ड बना तो सकता है, लेकिन BiF5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, सॉरी एग्जिस्ट करता है बट अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि बिस्मथ की +5 स्टेट लेस स्टेबल होती है +3 स्टेट से। द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सबसे पीछे वाले पेज पर एक क्वेश्चन लिखो, उस क्वेश्चन से कुछ आप और अच्छा सीखोगे। पीछे वाले पेज पे लिखिए क्वेश्चन। सवाल है, विच पेंटाहेलाइड डज नॉट एग्जिस्ट, विच पेंटाहेलाइड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब देखना बेटा, ऑप्शन देखिए बेटा, AsCl5, NCl5, BiF5 एंड PCl5। अब देखिए, नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड तो बन ही नहीं सकता है ना, इसलिए आग बंद करके आपने ऑप्शन क्या मारा, NCl5। लेकिन मान लो क्वेश्चन बेटा यही होता और ऑप्शन ये होते, ऑप्शन आपके पास होते AsCl5, SbF5, BiF5 और PCl5। तो अब आंसर क्या लगाते हैं आप, BiF। क्यों लगाते हैं, क्योंकि बिस्मथ के केस में +3 स्टेट इज मोर स्टेबल, इसलिए BiF5 बनता तो है बट ये अनस्टेबल होता है। तो अगर NCl5 ऑप्शन में है तो वो लगाइए, और अगर वो ऑप्शन में ना हो तो BiF5 लगाइए। ठीक है, पीछे खाली पेज पर इस क्वेश्चन को लिखिए। राइट बेटा, खाली पेज पे सवाल लिख लीजिए। ओके, लिख लिया, चल आगे देखते बेटा। ऑल आर लुईस एसिड, भैया आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया और डिटेल में पढ़ाया रिएक्शन मैकेनिज्म में। जिन लोगों के ऑक्टेट एक्सपेंड हो चुके होते हैं वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। आप देखिए बेटा, पेंटाहेलाइड का ऑक्टेट एक्सपेंड हो चुका है 5 दूनी 10। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट क्या हो चुका है, एक्सपेंड। सो दे ऑल आर लुईस एसिड। अब सवाल ये उठ रहा है, PCl5, AsCl5, SbCl5 और BiCl5। सवाल ये उठ रहा है कि इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। इट्स वेरी इजी, बहुत बार बता चुके हैं। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ये लुईस बेस से लोन पेयर सबसे आसानी से एक्सेप्ट करेगा, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। सो PCl5 का लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। रीजन चाहो आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस तो एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो डिक्रीजेस। ओके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बट ज्यादा एक्यूरेट आंसर ये है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। ये लुईस बेस से लोन पेयर को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। लास्ट पॉइंट, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। सॉलिड फेज में PCl5 एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। याद है आपको, सॉलिड फेज में PCl5 ये अभी तो गैसियस है, और सॉलिड फेज में कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। जो रिमेनिंग है PBr5 और PI5 वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फेज में इस प्रकार से। ओके बेटा, तो सॉलिड फेज में इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं PCl5 और PBr5। क्लियर सबको? चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं, ये सारी चीजें हो चुकी है बेटा। अगली हेडिंग बेटा क्या पढ़ी बताओ, हाइड्राइड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। अच्छा बेटा, इनकी हाइड्रोलिसिस मैंने आपको एक लेक्चर बनाया था मैंने हाइड्रोलिसिस वाला, उसमें जाकर देखिएगा, सारी हाइड्रोलिसिस मैंने एक जगह पर पढ़ाई थी।
अब हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्राइड की। चलो अच्छा किया आज की क्लास कंटिन्यू कर दी, तो अगली क्लास में बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा, नहीं तो अगली क्लास भी खिंच जाएगी। चल देखो बेटा, हाइड्राइड, ओके, ये सब के सब +3 स्टेट का अपना हाइड्राइड बनाते हैं। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, एंटीमनी और बिस्मथीन। ठीक है, नो डाउट सभी में क्या होगा, लोन पेयर होगा, मतलब ये सब के सब लुईस बेस के तरह काम करेंगे। एम राइट डियर? आइए पढ़ते हैं। जैसे कि मेरे बच्चे जानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट ए ग्रुप मैंने पढ़ा रखा है कि फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर 7th ए ग्रुप तक ऊपर से नीचे जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइडों की घटती है। आपको कुछ भी नहीं सोचना, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी तो रेड्यूसिंग पावर जो है वो बढ़ेगी। अगला पॉइंट बेटा देखिए, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। आपको याद होगा हाइड्राइडों के केस में जब पीरियड में चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जब ग्रुप में चलते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो हाइड्राइडों की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो पॉइजनस नेचर भी बढ़ता जाएगा। ओके, आपने ऐसे समझ लिया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, नाइट्रोजन छोटे से एटम पर एक लोन पेयर फैला हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा। बिस्मथ साइज बहुत बड़ा, उस पर एक लोन पेयर फैला हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। आप ऐसे भी पढ़ सकते थे कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, सो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, चाहे ऐसे पढ़ लो चाहे ऐसे पढ़ लो। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिक्रीजेस, लिखा है। इस पूरे पॉइंट को काट दीजिए, इस पूरे पॉइंट को ऐसा काटना कि दिखाई ना पड़े। काट दिया सब लोगों ने, पूरे पॉइंट को काटिए, ये दोबारा बताएंगे, पूरे को काट दीजिए, जो लिखा है वो गलत है। आगे बढ़िए, ऊपर से नीचे जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, बोलो बेटा, और आपको मालूम है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो साइड के फोर्सेस भी जो है वो बढ़ेंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। आपकी कॉपी पर ये जो ऐसे एरो बने हुए हैं, ये एरो बॉइलिंग पॉइंट के लिए ही बने हुए हैं, इनके लिए एरो नहीं बने हैं। ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है आपकी कॉपी पर वो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा हुआ है, राइट। अब ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा, साइड फोर्सेस बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु आप सभी लोग जानते हैं कि अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड साइड फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, इसलिए अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 2 कदम आगे चला जाता है। बेटा बोलो कितने कदम? बॉइलिंग पॉइंट 2 कदम आगे जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे आगे जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 2 कदम आगे जाएगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे आगे जाएगा, और रीजन आपको मालूम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एम राइट डियर? बात सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब सुनो बेटा, मैंने जो पॉइंट आपको कटवा दिया है ना, आप जरा देखिए उस पॉइंट को, वो गलत पॉइंट था एक्चुअली बेटा, उस पॉइंट को हम अलग से अब समझाने जा रहे हैं। ये आपको क्लियर हो गया बिल्कुल? अगर देखा जाए क्या कुछ नया पढ़ा क्या? नया बस इतना पढ़ लिया, ये भी पढ़ाया है हमने, केमिकल बॉन्डिंग को लिखवाया हो कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट आर्सीन से ज्यादा होता है। नाम बोलो, आर्सीन, फॉस्फीन, अमोनिया, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबीन, बिस्मथीन। ठीक है, अब देखो मैंने इस वाले पॉइंट को कटवा दिया, उसके लिए मैं अभी लिखना मत बैठो, तुम लोग लिखना मत जरा। देखिए बेटा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3, सबको मालूम होगा 3।
इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है 3, और हाइड्रोजन का होता है 2.1। आपको याद करिए पीरियोडिक टेबल में लिखवाया था फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, शायद आपको याद हो। आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से कम, हमें याद नहीं है, मान लिया 2 समझाने के लिए। इसकी उससे भी कम 1.9। तो अगर ध्यान से देखें, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर निकालें 0.9, और यहां क्या हो गया 0, और यहां पर आया 0.1, और यहां पर आया 0.2। तो आप देखिए अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है, और उसके बाद डाइपोल मूवमेंट आएगा स्टेबीन का, उससे कम आएगा आर्सीन का, इसका होगा सबसे कम। बात क्लियर है? तो इस बिहाफ पर, इस डिस्कशन के बिहाफ पर अगर हम डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बनाएं तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर आपका ये बनेगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल। बात बड़ा क्लियर हो रही है? बात बड़ा क्लियर हो रही है? अच्छा, ये डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बनेगा टू द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इस पॉइंट को खाली जगह खूब पढ़िए आपकी कॉपी पर, आप वहां पर लिख लीजिए, इस पॉइंट को ऊपर लिखिएगा, ऊपर यहां पर ये जगह खाली पड़ी है, बोलो यहां बनाइएगा इस चीज को, इस चीज को आप यहां बनाएंगे, जैसा कहे वैसा करिएगा। तो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर ये बनता है, और आपको जान के बहुत खुशी होगी बेटा, अमोनिया चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी के साथ, इसलिए अमोनिया इज हाईली वाटर सॉल्युबल, हाईली वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये भी आप लिख लीजिएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, लिखिएगा इसको यहां पर, ठीक है। चलिए इतना पॉइंट मैंने आपसे बोला यहां पर लिखो, ठीक है। इसीलिए मैंने वो वाला पॉइंट कटवाया क्योंकि वो गलत लिखा हुआ था। डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर आपका ये होगा, ठीक है। बिस्मथीन को भी लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, क्योंकि बिस्मथ और एंटीमनी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है 1.9 1.9। लिखना चाहोगे तो यहां कहीं लिख सकते हो। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये एक आपके लिए नया पॉइंट हो गया, यहां गलती हो जाती है अक्सर। आगे बढ़े बेटा। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट और बताना चाहेंगे जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। आपने एक पॉइंट और पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, हमारे छात्रों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि ऊपर से नीचे जाने पर सेंटर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम का जब घटता है तो बॉन्ड एंगल भी कम होता चला जाता है। तो एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम डिक्रीजेस, हेंस बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीजेस। लिख लिया, ठीक है। आइए अब देखें जरा, आपने केमिकल बॉन्डिंग में जब हमसे ये पॉइंट पढ़ा होगा तो मैंने वहां पर आपको एक बात जरूर बताई होगी, 5th ग्रुप और 6th ग्रुप के हाइड्राइड में ड्रैगोस रूल मैंने आपको पढ़ाया होगा। देखिए इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, 2.5 डिग्री कम कर देते हैं 107। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है 160 डिग्री। नो डाउट इन सबका बॉन्ड एंगल 107 से कम होगा। अरे 107 से कम मतलब 105 कर लो भैया, 104 कर लो, 103 कर लो, 102 कर लो। ये क्या तरीका है कि इनका बॉन्ड एंगल साला सीधे कम होकर अप्रोक्स 90 डिग्री हो जाता है। तो याद करिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको ये पॉइंट पढ़ाया था कि इनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होने का मतलब ये हो गया कि ये तीनों के तीनों बॉन्ड जो हैं वो 90 डिग्री पर ओरिएंट है, और तीनों बॉन्ड 90 डिग्री पर तभी ओरिएंट हो सकते हैं जब इनको बनाने में
हाइब्रिड ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ना हुआ हो, बल्कि प्योर पी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ हो। एक px हो जाएगा, एक py हो जाएगा, एक pz हो जाएगा, तभी तो 90 डिग्री होगा। यस, इन चारों में, ये देखो, इन चारों में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के अप्रोक्स क्यों होता है? क्योंकि ये लोग अपने प्योर पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। लिखेंगे ड्यू टू, ऐसे लिखो, बिकॉज दे यूज प्योर पी ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि प्योर पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इनके बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के अल्ले पल्ले होते हैं। इज इट क्लियर? सामने देखेंगे, सामने देखेंगे, देखिए बेटा, ये रहा फास्फोरस, एक बता दे रहे हैं, बाकी सब अपने आप समझ जाओगे। नाइट्रोजन फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, 3s2 3p3 3d0, ये S रहा और ये रहे 3p। इज इट क्लियर बेटा? अब अभी तक हम लोग ये करते थे कि इन ऑर्बिटलों को मर्ज करके हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे, कि अगर नाइट्रोजन हम यहां पर लिखते तो इन चारों को मर्ज करके हम sp3 बना देते। लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में क्या होगा, ये आपस में मर्ज नहीं होंगे, बल्कि px, py और pz हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। एक सिग्मा ये बना, एक सिग्मा ये बना और एक सिग्मा ये बना। px से बना, py से बना, pz से बना, तो 90 डिग्री पर ओरिएंट होंगे और ये वर्क करेगा एस लोन पेयर। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, धन्यवाद। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनका जो लोन पेयर है वो प्योर s ऑर्बिटल में है। किसमें है? s। और इसका जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। आपको मालूम है s का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा, s का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे, साइज सबसे छोटा, s का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो गया तो ये फास्फोरस अपने लोन पेयर को बहुत टाइटली होल्ड किए रहता है। इतना टाइटली होल्ड करता है कि ये अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं कर पाता है। यही कारण है बेटा कि ये सब के सब ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं, जबकि होना चाहिए इन सबको बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लेकिन हो जाते हैं सब के सब ऑलमोस्ट न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इनका लोन पेयर होता है s ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी s की बहुत ज्यादा, लोन पेयर को बहुत टाइटली होल्ड करता है, इजीली डोनेट नहीं कर पाता है, इसलिए इन सब की बेसिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 0 होती है। एम राइट? यही बड़ा रीजन भी है। सेम रीजन यहां पर यह भी आता है कि NH3 को जब H+ मिलता है तो ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। बहुत आसानी से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि ये अपने लोन पेयर बहुत आसानी से डोनेट कर देता है। लेकिन अमोनियम आयन, लेकिन फास्फोरस का जो लोन पेयर है वो s ऑर्बिटल में है, बहुत टाइटली होल्ड करेगा, आसानी से H+ को डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए फॉस्फोनियम आयन का फॉर्मेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म। यहां लिखेंगे इजिली फॉर्म। उम्मीद है रीजन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप साइड में उसी गोले के नीचे आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, अमोनियम आयन बड़ी आसानी से बन जाता है,
लेकिन फॉस्फोनियम आयन नहीं बनता, क्यों? उत्तर बोलो। फास्फोरस का लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, टाइटली होल्ड करेगा, इजिली डोनेट नहीं करेगा, इसलिए फॉस्फोनियम का फॉर्मेशन डिफिकल्ट होता है, राइट? चलिए बेटा, सारे कंपाउंड्स हो चुके हैं, अब हम लोग कुछ अलग बातें करेंगे। पहला कंपाउंड आपकी कॉपी भी लिखा है नाइट्रोजन बाय रदरफोर्ड। यस, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, नाइट्रोजन की डिस्कवरी से रिलेटेड बाय रदरफोर्ड, राइट? ये लिख लिया आप लोगों ने। ये इजीली डोनेट करेगा क्योंकि ये किस में रखा है लोन पेयर? sp3 में। और ये किस में रखा है? प्योर s ऑर्बिटल में, ठीक है? आगे बढ़े। नाइट्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, पहला प्रिपरेशन लिखा हुआ है बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड। सबसे पहले मैं अपने छात्रों को हाशिए में बताना चाहूंगा, आल्दो आपको मालूम है, दिस आयन इज कॉल्ड एजाइड आयन। डोंट कंफ्यूज विद दिस आयन इज नाइट्राइड आयन। 1 n पर 3 माइनस नाइट्राइड, 3 n पर 1 माइनस एजाइड। तो फार्मूला समझ गया वो कैसे बनाया? Ba+2 N3 माइनस क्रिस क्रॉस, ये बन जाएगा। सोडियम प्लस N3 माइनस कट गया Na। अब देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम जब इन कंपाउंडों को गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है नाइट्रोजन। बेटा बोलो क्या हुआ? नाइट्रोजन। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करके जब नाइट्रोजन बनाते हैं, दिस इज लैबोरेटरी मेथड। डाइक्रोमेट को गर्म करके बनाते हैं, हमें प्योर नाइट्रोजन प्राप्त होता है, और एजाइड को गर्म करके जब बनाते हैं तो हमें वेरी प्योर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इज इट क्लियर? सामने देखेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि साथ में और क्या बन रहा है। देखिए सब लोग, इसका हीटिंग एक्शन मैं आपको फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा चुका था। अमोनियम नाइट्राइट हो या अमोनियम नाइट्रेट हो, मैक्सिमम पानी अलग कर दो, जो बचे उसे अलग कर दो। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से मैक्सिमम 2 मोल पानी निकलेगा, बचेगा क्या? नाइट्रोजन अलग हो गया। अगर किसी बच्चे ने हमसे नहीं पढ़ा है फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप, तो इस चीज के लिए हाशिए पर एक एग्जांपल और लिखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट मैंने कहा गर्म करिए, मैक्सिमम पानी निकालिए, 2 पानी निकलेगा मैक्सिमम। क्या बचा? 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, दैट इज N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। हाशिए पर लिखिए, हाशिए पर लिखिए। ओके, अच्छा और से लेते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड, इसको गर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मेरा प्लस तेरे माइनस को लेकर ये बनाएगा और ये गर्म होकर ये बनाएगा। ओके, तो आप अपनी कॉपी पर ऐसे लिखिए। लैब में हम लोग अमोनियम नाइट्राइड को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हम उसका सोर्स लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड। खत्म करें बात को। अब इसमें आइए अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब गर्म करते हैं, साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है क्रोमियम ऑक्साइड। यहां पे क्रोमियम +3 स्टेट में है, और 10वीं बार मैं बता चुका हूं, क्रोमियम जब भी +3 में होता है उसका कलर होता है ग्रीन।
ओके देखो बेटा, जब ये रिएक्शन बेटा होती है ना, तो ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है ये ऐसे करके निकलता है बाहर हरे रंग का। तो ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी फटा हो। क्या फटा हो बेटा? ज्वालामुखी फटा हो। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वॉल्केनो रिएक्शन। बेटा बोलो क्या कहते हैं? वॉल्केनो रिएक्शन कहते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्रोमियम ऑक्साइड हरे रंग के फव्वारे के रूप में निकलता है जो ज्वालामुखी के जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसको कहते हैं वॉल्केनो रिएक्शन। यहां पर तो कोई इशू नहीं है, मेटल आपका अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो ये रहा लेबोरेटरी मेथड, प्योर नाइट्रोजन, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। दूसरा बेटा पॉइंट, एयर। यस, हमारे सभी बच्चों को मालूम है एयर में नाइट्रोजन 78% बाई वॉल्यूम। एयर में अगर ध्यान से देखा जाए तो 78% नाइट्रोजन होता है और रिमेनिंग 21% ऑक्सीजन होता है। तो मेजरली एयर में यही दो गैसें होती हैं। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। आप लोगों ने प्यूरिफिकेशन वाला मेरा वीडियो देखा होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो उन्हें सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम लोग इनका करा देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और यहां से हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। जब कभी नाइट्रोजन को लार्ज अमाउंट में बनाना होता है तो हम लोग एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही बनाते हैं। सो दिस इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दिस इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेबोरेटरी मेथड हो गया अमोनियम नाइट्राइड वाला और कमर्शियल हो गया एयर वाला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। बेटा वो फॉस्फोनियम वाला पॉइंट समझ में आ गया कि फॉस्फोनियम को बनाना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि फास्फोरस का लोन पेयर इनर्ट एस ऑर्बिटल में रखा होता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। नाइदर बर्न नॉर हेल्प इन बर्निंग। सच्चाई है, नाइट्रोजन गैस ट्रिपल बॉन्ड होता है भैया। बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाईली इतना स्टेबल है कि इजीली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। सोचो नाइट्रोजन अगर रिएक्शन करने लगे तो हम लोग क्या जिंदा रह पाते? नहीं, पूरे वातावरण में त्राही त्राही मची होती, आग ही लगी होती चारों तरफ, क्योंकि हमारे वातावरण में 78% बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन होता है। तो इतना ज्यादा ये स्टेबल होता है कि जब इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। आपको मालूम होगा जब बिजली कड़कती है, थंडरिंग होती है, तब कहीं जाकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और NO या NO2 गैसों को बनाता है, जो पानी में घुलकर HNO3 के फॉर्म में बरसते हैं और इसी को कहते हैं हम लोग एसिड रेन। बात बड़ा क्लियर है, सब पढ़ा रखे हमने आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। अच्छा देखिए बेटा, तो नाइदर बर्न नॉर हेल्प इन बर्निंग। एक पॉइंट लेकिन मैं इसी से रिलेटेड हाशिए पे लिखवाना चाहूंगा। आपने सेकंड ग्रुप में हमसे पढ़ा था कि सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट, सेकंड ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप, मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया है ताकि मेरे अच्छे बच्चे सभी जानते हैं कि सेकंड ग्रुप के सारे मेंबर नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन करते हैं और अपना नाइट्राइड बनाते हैं। इफ यू रिमेंबर, क्या आप बताना चाहेंगे फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ कौन कंबाइन करता है? लिथियम। सेकंड ग्रुप के सारे मेंबर और फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन से कंबाइन करके अपना नाइट्राइड बनाता है। आइए क्यों ना, मैंने पिछली क्लास में आपसे बोला था हाइड्रोलिसिस वाला लेक्चर पढ़कर आइएगा। आइए चलिए मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करवाएं। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो जानते हैं, सिर्फ प्लस वाले को पकड़ो। ये तो नंबर बन गए ना, इसके अंदर क्या है? Mg+2 है और N-3 है। प्लस वाले को पकड़ो, जिस स्टेट में हो उस स्टेट का हाइड्रो ऑक्साइड अगर मेटल, या उस स्टेट का ऑक्सी एसिड बना दो अगर नॉन मेटल। ये मेटल है तो उस स्टेट का बना दो हाइड्रो ऑक्साइड
और जो माइनस वाला होगा, जितना माइनस होगा उतना H+ लेगा और अमोनिया गैस के रूप में अलग हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था हाइड्रोलिसिस वाला, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं देखा तो जरूर देखिए। दूसरा बड़ा पॉइंट देखिए, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैग्नीशियम नाइट्राइड को गर्म कर दो अगर, तो ये वापस से उसी में टूट जाता है, मेटल अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगा। ठीक है, हाशिए पे लिख लीजिए। हाशिए पे लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट स्टेबल गैस आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, अभी पढ़ाया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट, बेटा आगे बढ़े। अगला पॉइंट, N2 + O2 बराबर NO। जैसा कि मैंने अभी अभी इसके स्टेबिलिटी के बारे में बताते हुए समझाया था, हाईली स्टेबल, ये ऑक्सीजन से नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं कर सकता, आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म। मींस दिस प्रोसेस इज एंडोथर्म। आपको जान के खुशी होगी, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बर्कलैंड आइड प्रोसेस, लिखा हुआ है कॉपी पर, बर्कलैंड आइड प्रोसेस। N2 + O2 बराबर NO, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बर्कलैंड आइड प्रोसेस, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, अमोनिया गैस बनती है एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंड दिस इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन भी कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। ध्यान दो बेटा सब लोग, ये जरा याद रखिएगा बेटा, ये पॉइंट ये आपको याद करना पड़ेगा। हैबर प्रोसेस एक्सोथर्मिक क्यों याद करना पड़ेगा? एक बार आपके मेडिकल में सवाल आया कि अमोनिया का फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पर फेवर करेगा या हाई। ये सवाल बहुत ही तुच्छ सवाल है, केमिकल इक्विलिब्रियम ली चैटेलियर प्रिंसिपल, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है कि एक्सो है या एंड। अगर ये नहीं मालूम है तो ली चैटेलियर तुम्हें कितना भी अच्छे से आता हो, आप ये सवाल नहीं कर पाते। इसलिए मैंने बताया, थोड़ा याद रखिएगा कि हैबर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो बेटा। इस प्रोसेस में आयरन और मॉलिब्डेनम दो का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दो। आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट and molybdenum used as promoter। ओके, एक बड़ा प्यारा पॉइंट है, ध्यान दो सब लोग। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कैटलिस्ट कौन है और प्रमोटर कौन है। लर्निंग ट्रिक हमारी है ओ के साथ ओ, मॉलिब्डेनम प्रोमोटर, तो आयरन अपने आप हो गया कैटालिस्ट। ओके होगी बात। चलिए, क्या तुम्हारे हाशिए पे जगह है? हाशिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्या है, पुरानी किताबों में यही लिखा होता है, आयरन कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम प्रमोटर। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, या ऐसा करो, जहां पर ये बिंदी बने, बिंदी के बगल में जगह खाली पड़ी है, यही लिख लो यार, यही लिख लो। एनसीईआरटी में क्या कहती है कि हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं आयरन ऑक्साइड प्लस K2O and Al2O3। ये एनसीईआरटी में लिखा है कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। ये मॉडर्न जो तरीका है आजकल वो इसका इस्तेमाल हो रहा है, और पुरानी किताबों में आज भी ये लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि मॉडर्न हैबर प्रोसेस में हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं आयरन, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड।
इनका इस्तेमाल करने से फायदा ये मिलता है कि ये इक्विलिब्रियम जो पहले 1 घंटे में स्टेबलाइज हो रहा था, इसकी उपस्थिति में आधे घंटे में ही स्टेबलाइज हो जाएगा। तो टू अटेन इक्विलिब्रियम इजीली हम इस मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मॉडर्न हैवर प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर और क्रायोजेनिक। रेफ्रिजरेटर या क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रायोजेनिक। तो लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड एज क्रायोजेनिक। ब्रैकेट में आप देखिए एनसीईआरटी का एक पॉइंट लिखा हुआ है, टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर इन स्टील इंडस्ट्री वी यूज नाइट्रोजन गैस। जब भी बेटा ये सवाल आएगा ना, आप देखिएगा मजा आ जाएगा। एनसीईआरटी का पॉइंट है, सवाल बनेगा इनर्ट एटमॉस्फेयर जनरेट करने के लिए स्टील इंडस्ट्री में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, और पहला ही ऑप्शन होगा हीलियम या नियन, और बच्चा जल्दीबाजी में लगा देगा हीलियम या नियन। क्यों? कुछ बच्चों को लगता है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वास्तव में स्टील इंडस्ट्री में किसका इस्तेमाल करेंगे? नाइट्रोजन गैस का। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट, तो नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ाया मैंने। जब तक मैं रब कर रहा हूं आप बोलेंगे। लेबोरेटरी मेथड क्या है? अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करना। प्योर कैसे बनाओगे? अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके। वेरी प्योर कैसे बनाओगे? बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड को गर्म करके। बर्कलैंड आइड प्रोसेस क्या है? N2+O2। हैबर क्या है? N2+3S2। मॉडर्न हैबर प्रोसेस में इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज करने के लिए हम कैटलिस्ट क्या लेते हैं? आयरन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकेंड ग्रुप की मेटल और लिथियम नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, अपना नाइट्राइड बनाते हैं। ओके, रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट, अमोनिया गैस। आइए, अमोनिया गैस को लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं? ये रिएक्शन भी आप मुझसे फर्स्ट ग्रुप में पढ़ चुके हो। कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, इसमें कोई भी बेस डाल दो। क्या डाल दो? NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस। अमोनियम के अंदर जो अमोनिया है वो अलग हो जाएगा, एक दूसरा सॉल्ट बन जाएगा, और केमिस्ट्री में बिना पानी के कोई काम होता नहीं है। ठीक, जैसे आपकी कॉपी में एग्जांपल क्या लिखा है? अमोनियम क्लोराइड। बेस क्या लिया है? CaOH का होल ट्वाइस। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एनी अमोनियम सॉल्ट विद एनी एल्कली, अमोनिया गैस अलग हो गया, सॉल्ट बनेगा CaCl2, और वाटर अलग। और आपकी कॉपी में लिखा होगा दिस इज द लेबोरेटरी मेथड। अमोनिया को लैब में बनाने का यही तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा, एक पॉइंट छूट रहा है तो ध्यान दीजिए सब लोग। बेटा, आपकी एनसीईआरटी में नाइट्रोजन के आइसोटोप 2 लिखे हैं। देयर आर 2 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, N14, N15। और सबसे खास बात यह है, ये दोनों नाइट्रोजन के आइसोटोप स्टेबल होते हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता है। बात याद है? मैंने आपको एनसीईआरटी का एक पॉइंट चौथे ग्रुप में लिखवाया था। कार्बन के 3 आइसोटोप थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। 2 स्टेबल थे, एक रेडियो एक्टिव था। इसके 2 ही आइसोटोप हैं और दोनों के दोनों स्टेबल होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को कहीं मेंशन कर लीजिए। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप हैं। ठीक है, अब वापस से अमोनिया पर आते हैं, पन्ना पलटेंगे तो दूसरा मेथड लिखा हुआ है अमोनिया को बनाने का, बाय हाइड्रोलिसिस। पहला है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। चलो, अगर आपने लेक्चर देखा होगा हाइड्रोलिसिस वाला तो आप समझ गए होंगे
एल्यूमिनियम नाइट्राइड। प्लस वाले को पकड़ो, मेटल है तो बदल जाओ हाइड्रोक्साइड में, और माइनस वाला जो होगा H प्लस को लेके अपने हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको अमोनिया गैस मिलेगा। दूसरा आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कैल्शियम साइनेमाइड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेन कॉपी बंद, नजरें सामने। पेन कॉपी बंद, नजरें सामने रखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं बेटा, ये रब कर देते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है, पढ़ा चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये पढ़िए कि कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम साइनेमाइड, CaCN2, एक कार्बन अलग हो गया। इस मिक्सचर को कहते हैं नाइट्रोलिम, एंड इट इज यूज्ड एज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। सबसे पहले तुम ये जरा समझ लो मेरी बात, समझ लिया? अच्छा, अब देखना, अक्सर बच्चे साइनेमाइड को साइनाइड समझ लेते हैं, तो आप गलत समझ रहे हैं। दिस इज एक्चुअली साइनेमाइड आयन Ca+2, और ये पूरा होता है Cn2-2। ओके, आपके मन में जो चल रहा है साइनाइड आयन, वो ये होता है साइनाइड आयन। दिस इज साइनाइड आयन। Cn-। अगर तुम कैल्शियम साइनाइड का फार्मूला बनाओगे ना, तो CaCN का होल ट्वाइस आएगा। ओके, दिस इज साइनेमाइड आयन। एक कार्बन होता है, दो नाइट्रोजन होते हैं, दो नेगेटिव, एक इस पर एक इस पर। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब एक कहीं से ले लिया, हो गए 6। कितने बनाएंगे? 2। दिस इज साइनेमाइड आयन। साइनाइड आयन और साइनेमाइड आयन। एक सबसे विशेष और कितना प्यारा पॉइंट है, देखिए, अगर कोई पूछे आपसे, देख के बताइए कि साइनाइड और साइनेमाइड में कॉमन क्या चीज है? साइनाइड और साइनेमाइड में कॉमन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। आप देखिए, यहां पर भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, एक और एक 2, और यहां पर भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज, एक और एक 2। तो साइनाइड और साइनेमाइड में अगर कोई पूछे कॉमन क्या है, तो कॉमन है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं। उम्मीद करते हैं आप साइनेमाइड समझ चुके हैं, तो मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है? कुछ और दिखाना है मेरे को यहां पर, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। पॉइंट समझ में आ गया? आपको हाशिए पर ये भी लिखना है और ये वाला पूरा पॉइंट भी लिखना है। आज अगर नाइट्रिक एसिड तक खत्म हो जाए तो मजा आ जाएगा, तो अगली क्लास सिर्फ 1 घंटे की पढ़ानी पड़ेगी। आगे बढ़ जाए। ये 2 बातें बताई हैं, एक साइनाइड और साइनेमाइड में डिफरेंस बताया है, और एक कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करवाई है नाइट्रोजन से और बना है कैल्शियम साइनेमाइड। आपको मैं एक बात को और बता दूं, इसी रिएक्शन को कहते हैं फिजर रिंजे मेथड। ओके,
आल्दो मेरी बात सुन लीजिए, ये कंप्लीट फिजर प्रोसेस नहीं है, लेकिन जानते हो चूंकि एनसीईआरटी में इस प्रोसेस का कहीं पर जिक्र ही नहीं हुआ है, ये प्रोसेस यूज करते हैं एयर से इनर्ट गैस को अलग करने में। चूंकि ये प्रोसेस एनसीईआरटी में नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने सिर्फ यूज किया है रामसे रेले मेथड। तो हमने भी आपको जीरो ग्रुप में पढ़ाया है रामसे रेले मेथड, मैंने ये नहीं पढ़ाया होगा, ठीक, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं जरूर बताया होगा कि एयर से इनर्ट गैस को अलग करने का एक तरीका और होता है फिजर रिंजे मेथड, मैंने बताया जरूर होगा। इतना ही बताता हूं मैं, आगे आपको जानने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा बता दिया, जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको। ओके, आ जाओ। अब हम लोग कैल्शियम साइनेमाइड की हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं और अमोनिया को बनाने जा रहे हैं। अब जब मेरी बात सुनिए, देखिए हाइड्रोलिसिस का जो मैंने एक लेक्चर आपको बनाकर दिया है यूट्यूब पर कि प्लस वाले को पकड़ो, मेटल हो तो उसी स्टेट के हाइड्रो ऑक्साइड में बदल दो, नॉन मेटल हो तो उसी स्टेट के ऑक्सी एसिड में बदल दो, और माइनस वाला H+ को लेकर हाइड्राइड के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर वो फंडा इसलिए मत लगाइएगा, ये पूरा का पूरा लेक्चर हमने पढ़ाया था बाइनरी एलिमेंट में, ये हो गया टर्नरी, कैल्शियम कार्बन नाइट्रोजन, 3 प्रकार के एलिमेंट है, तो टर्नरी हो गया। तो यहां पर वो फंडा नहीं लगाएंगे। क्या करें गुरुजी, सुनना, एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, तब 1 मोल अमोनिया बनती है। अब 2 नाइट्रोजन है तो इनको 6, हेलो, हाँ सर प्रणाम। हाँ बेटा बताओ, क्लास में बेटा है, बताओ। सर वो ठीक है, ठीक ठीक है, मैंने मोबाइल इसलिए उठा लिया, ऐसा ना फिर चला गया हो। ठीक है, देखो बेटा, एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन चाहिए तो 2 नाइट्रोजन को 6 हाइड्रोजन चाहिए, हम 3 करने यहां पर। इसका मतलब इसने इतना माल पानी लेकर ये अमोनिया के रूप में अलग हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देख क्या क्या बचा तुम्हारे पास, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, जोड़ दो कैल्शियम कार्बो। तो ऐसे हम बच्चों को याद करवा देते हैं, ना सिर्फ रिएक्शन याद हो जाती है बल्कि बैलेंस रिएक्शन याद हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं साइनेमाइड प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस। अमोनिया को बनाने का यही कहलाता है साइनेमाइड प्रोसेस। आपको कुछ नहीं करना है, इसका नाम लिखो पहले, कैल्शियम साइनेमाइड, और फिर ऐसे हटाते हुए दिखाओ, बाकी सब लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग प्रॉपर्टी में आ गए हैं अमोनिया की, हम लोग अमोनिया की प्रॉपर्टी में आ गए हैं। पहली प्रॉपर्टी है अमोनिया इज ए पंजेंट स्मेलिंग गैस, बता चुका हूं मैं कहीं ना कहीं पर आपको। पंजेंट का मतलब होता है बहुत तीखी, नाक से घुसेगी तो सर को फाड़ते हुए निकलती है, बहुत गंदी और बहुत तीखी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है। क्विकलाइन, बहुत ही प्यारा पॉइंट, क्विकलाइन हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टू ड्राई द अमोनिया, अमोनिया के अंदर से पानी को हटाने के लिए। आगे जोड़ लो चाहो तो, एंड एल्कोहल, पढ़ा चुका हूं ये पॉइंट में, ये पॉइंट मैंने पढ़ाया होगा सेकेंडरी ग्रुप में। अमोनिया और एल्कोहल को ड्राई करने के लिए हम क्विकलाइन का इस्तेमाल करते हैं, इसे बंट लाइम भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं हिंदी में। बाबड़ा क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड अमोनिया इज आल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी किया क्रायोजेनिक के तरीके, और लिक्विड अमोनिया का भी करते हैं। इट इज मोनो एसिडिक ब्रोंस्टेंट बेस, सबको मालूम है
ये आर्रीनियस बेस तो हो ही नहीं सकता, लोन पेयर है, लुईस बेस बोलो या ब्रॉन्स्टन बेस बोलो। एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया 1, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 17। अमोनिया जब बेस की तरह काम करता है तो इसका वैलेंस फैक्टर होता है 1, इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 बोले तो 17 जब बेस की तरह काम करता है। सो अमोनिया इज ए मोनो एसिडिक बेस, सब लिखा है, अमोनिया इज ए मोनो एसिडिक बेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई करने के लिए क्विकलाइम का इस्तेमाल करेंगे। मोनो एसिडिक ये बेस होता है, इसका वैलेंस फैक्टर होता है बेटा 1। नेक्स्ट, अमोनिया। अमोनिया का हम लोग ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं नाइट्रोजन गैस में, आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन में, जाहिर सी बात हो आपको डालने पड़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एम राइट। देखो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 4 लिखे होंगे आपकी कॉपी पर। कॉपर ऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बेटा रट डालो, कॉपर ऑक्साइड, NaOCl, ब्लीचिंग पाउडर और हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। रट डालो बेटा इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर ऑक्साइड, NaOCl, ब्लीचिंग पाउडर और हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इधर देखिए, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर, ठीक सुना बेटा। सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल जब करते हैं तो यह अमोनिया को नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन बेटा अगर हम इसका इस्तेमाल करें इन प्रेजेंस ऑफ ग्लू, थोड़ा सा क्या ले लें, ग्लू ले लें, देन फाइनल प्रोडक्ट इज हाइड्राजीन, देन फाइनल प्रोडक्ट इज हाइड्राजीन। ध्यान रखिएगा, ग्लू की उपस्थिति में हाइड्राजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। हमारे बच्चे हमसे ड्रग्स पढ़ चुके हैं, ड्रग्स वाले में मैंने एक पॉइंट पढ़ाया होगा, रॉकेट प्रोपेलेंट। रॉकेट प्रोपेलेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक फ्यूल और एक ऑक्सीडाइजर होता है, याद है आपको। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम रॉकेट प्रोपेलेंट में करते हैं एज फ्यूल। हाथ से भी लिखिए, मैंने पढ़ाया है बेटा आपको, ड्रग्स वाला लेक्चर देख लीजिएगा। रॉकेट प्रोपेलेंट में फ्यूल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन का। और ये कैसे बनेगा बेटा बताइए, अमोनिया का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOCl इन प्रेजेंस ऑफ ग्लू, ठीक है, राइट बेटा। अब देखिए बेटा, आपकी कॉपी पर जहां पर ये ऊपर काफी जगह पड़ी हुई है, राइट साइड पर पड़ी है, अब सुनिए, इधर देखिए बेटा, बड़ा प्यारा पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए बेटा। अमोनिया को तुमने क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीडाइज किया, क्या बना, नाइट्रोजन। अभी देखा, क्लोरीन वाटर ले लेना, सामने देखो, लिखो नहीं। एक बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, वो याद कराने जा रहे हैं समझाकर। क्लोरीन ने नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया गैस के रूप में, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर HCl, ये बना। अब देखिए क्या होता है, जरा ध्यान से तो देखना बेटा, यहां पे 2 क्वेश्चन उठते हैं कि क्लोरीन एक्सेस में है तो क्या बनेगा और अमोनिया एक्सेस में है तो क्या बनेगा। पहला पॉइंट मान लो क्लोरीन एक्सेस में है, बेटा बोलो कौन। अब देखना, ये प्रोडक्ट तो बना ही बना, चाहे कोई भी एक्सेस में हो। अब मान लिया क्लोरीन एक्सेस में है, तो क्लोरीन अगर एक्सेस में है तो ये बचे हुए नाइट्रोजन से
रिएक्शन करके बना लेता है NCl। क्या बनाएगा? मतलब अमोनिया विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन यू विल गेट NCl3 प्लस HCl। ठीक, अब मान लो अमोनिया एक्सेस में है, बोलो कौन? बोलो कौन? सबसे पहले ये बना। अब बर्तन में एक्सेस में कौन है? अमोनिया। अमोनिया इज ए ब्रोंस्टेंट बेस और बर्तन में बन गया ब्रोंस्टेंट एसिड या आर्नियस एसिड। तो ये क्या करेगा अमोनिया? अगर अमोनिया एक्सेस में है, मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में ब्रोंस्टेंट बेस और ब्रोंस्टेंट एसिड की रिएक्शन सिखा चुका हूं। प्रोटॉन का आदान प्रदान होगा और आपको सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो आज की बात आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। देखना बेटा, अमोनिया प्लस क्लोरीन N2 प्लस HCl। अब सवाल ये है, क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो ये बर्बाद हो जाएगा, आपको ये और ये मिलेगा। बोलो। और अमोनिया अगर एक्सेस में है तो ये बर्बाद हो जाएगा, आपको ये और ये मिलेगा। तो जल्दी से बताओ, अगर तुम नाइट्रोजन गैस बनाना चाहते हो तो एक्सेस में क्लोरीन लोगे या अमोनिया? अमोनिया। कोई क्लोरीन को एक्सेस में लेने पर नाइट्रोजन बर्बाद हो जाएगा, जबकि अमोनिया को एक्सेस में लेने पर HCl बर्बाद होगा। ओके बात। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने छोटी सी रिएक्शन में बड़ा समय दे दिया। तुम्हारे CBSE का सवाल है, सवाल सुनोगे ताज्जुब खा जाओगे। CBSE वालों ने सवाल पूछा, अमोनिया विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, द आंसर इज, एक ऑप्शन में लिखा NCl3 प्लस HCl और एक ऑप्शन में लिखा NCl3 प्लस NH4Cl। हम कहना क्या चाह रहे हैं? उन्होंने ऑप्शन मेन प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं बनाया, साइड प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया, इसीलिए मैंने इसमें इतना समय दिया। ठीक है, तो कैसे याद करवाया मैंने? अमोनिया क्लोरीन ऑक्सीडेशन हो गया, नाइट्रोजन गैस बन गई और HCl बन गया। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरीन अगर एक्सेस में तो नाइट्रोजन बर्बाद, और अमोनिया अगर एक्सेस में तो HCl बर्बाद। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट। अगले बड़े पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इस पॉइंट को पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, टॉपिक में बाद में लिख दिया। अभी अभी हम लोगों ने 5 मिनट पहले देखा अमोनिया इज ए मोनो एसिडिक बेस। देखा बेटा? तो अगर बेटा अमोनिया बेस है, अगर आप इसको पानी में डालेंगे, लॉरी ब्रोंस्टेंट एसिड बेस रिएक्शन होगा, एक प्रोटॉन लेगा, एक प्रोटॉन देगा। इसीलिए बेटा NH4OH को प्यार से हम लोग अक्वस अमोनिया बोल देते हैं। तो कभी भी आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था, अमोनिया कहीं पर भी लिखा हो, आप क्या मानकर चलेंगे? NH4OH। तो अक्वस अमोनिया इज NH4OH, वीक बेस होता है, राइट। अब ये बेस है, आपकी कॉपी में 3 रिएक्शन लिखी है, मैं क्यों बताऊं भैया? अबे बेस की रिएक्शन एसिड से कराओगे प्रभु, सॉल्ट है तो बनेगा। NH4SO4 अमोनियम सल्फेट, बोलो NH4Cl और NH4NO3। एम राइट? हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं सिंडरी फर्टिलाइजर। बोलो क्या कहते हैं? सिंडरी फर्टिलाइजर। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नौसादर और अंग्रेजी में कहते हैं सेल अमोनिएट। हिंदी वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोग सोच रहे होंगे हिंदी में क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके मेडिकल में सवाल ऐसे आया है, लो ये सवाल आ गया, नौसादर इज NH4। आपके एग्जाम में सवाल ऐसे पूछा गया, पढ़ो जरा, क्या लिखा है? हरा कसिस ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O। आपके एग्जाम में सवाल ये आया है, नीला थोथा इज ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2। तो
तो इसलिए कुछ हिंदी के नाम भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अमोनियम नाइट्रेट अगर मेरे बच्चों को याद हो, हमने बताया था एमेटॉल, थर्ड ग्रुप में पढ़ाया था एल्यूमिनियम प्लस अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव होता है एमेटॉल। लिखा हुआ है क्या? लिखा भी है, एल्यूमिनियम के साथ एमेटॉल और टीएनटी के साथ एमेटॉल एक्सप्लोसिव। तो अमोनियम नाइट्रेट विद एल्यूमिनियम अमोनल विद टीएनटी एमेटॉल एक्सप्लोसिव होता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अगले वाला पॉइंट क्या लिखा देखिए, आपकी कॉपी में 4 कैटायन लिखे हुए, Fe+3, Al+3, जिंक+2 और Cr+। बेटा कैटायन लिखने का मतलब होता है सॉल्ट, FeCl3 ले लो, Al2SO4 का होल, कोई भी सॉल्ट ले लो, ठीक। जब इन सॉल्टों का रिएक्शन हम लोग अक्वस अमोनिया से कराते हैं, आप अक्वस अमोनिया बोलो या NH4, एक ही बात है, सुन ले बेटा। तो ये चारों के चारों मेटल अपने हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्म में प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, ये अक्वस अमोनिया में डिजॉल्व नहीं होते, दे आर हाइड्रो ऑक्साइड प्रिसिपिटेट। कभी कभी आपके एग्जाम में इनके हाइड्रो ऑक्साइड के प्रिसिपिटेट का कलर पूछा जाता है, तो आपकी कॉपी में ऐसे लिखा है हमने, कलर बोलो बे, रेड बोलो, और क्रोमियम तो जानते ही हो हमेशा ग्रीन। ओके, FeOH का होल थ्राइस प्रिसिपिटेट कलर रेड, AlOH का होल थ्राइस प्रिसिपिटेट कलर व्हाइट, CrOH का होल थ्राइस प्रिसिपिटेट ग्रीन। अगर मेरे छात्रों को हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड या फर्स्ट ए ग्रुप या बहुत जगह पढ़ाया याद हो, तो एम्फोटेरिक मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाते थे इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंटेट। इन चारों में ये वाले जो दो हैं, अगर आपको याद हो, अक्वस अमोनिया में प्रिसिपिटेट हो रहे हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ NaOH ले लेते तो एलिमेंटेट के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाते, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट। ना याद आए आपकी इच्छा, फिर से बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अक्वस अमोनिया में चारों के हाइड्रो ऑक्साइड प्रिसिपिटेट, लेकिन अगर NaOH ले लेते तो इन दो के हाइड्रो ऑक्साइड प्रिसिपिटेट होते, इन दोनों के हाइड्रो ऑक्साइड एलिमेंटेट के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाते। कंपैरेटिव स्टडी करा दी, एटलीस्ट इतना तो याद रखना ही तुम लोग। ओके वाली बात बेटा। नेक्स्ट, आपकी कॉपी में अगला पॉइंट क्या लिखा है, सुनो बेटा। जहां ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड अक्वस अमोनिया में प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, वही देखिए क्या लिखा है, कॉपर और सिल्वर के जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। लिखा हुआ है, देखिए देखिए बेटा, आपको अगर याद हो, कॉपर का सॉल्ट +2 स्टेट बेटा बोला करो, इनके हाइड्रो ऑक्साइड तो प्रिसिपिटेट हो गए थे अक्वस अमोनिया में। कॉपर और सिल्वर के जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं ये प्रिसिपिटेट नहीं होंगे, बल्कि ये अपना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स आयनिक होता है। बोलो बेटा क्या होता है, देखो ना, आयनिक होता है, इसलिए वाटर ब्लू बंद हो गया। आपको याद होगा बेटा इसके बारे में, इसे स्विट्जर रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बोलो, स्विट्जर रिएजेंट कहते हैं, यानी यूज्ड, बोलो बोलो, टू डिसॉल्व, बोलो, सेलुलोज। स्विट्जर रिएजेंट हम लोग इसको कहते हैं, और ये सेलुलोज को डिसॉल्व करने में यूज किया जाता है। हमारे बच्चों को याद होगा, इतने आयन को क्यूप्रो अमोनियम आयन कहते थे, याद है। और यहीं पे आपने हमसे पढ़ा था हगिंस प्रिंसिपल, नहीं याद है? कोऑर्डिनेशन में हगिंस रूल बताया था, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, लेकिन वास्तव में होता है DsP2, स्क्वायर प्लेनर अकॉर्डिंग टू हगिंस प्रिंसिपल। हगीज नहीं, हगिंस प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, ये हो गया। लास्ट पॉइंट बड़ा प्यारा पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, हाइड्रोजोइक एसिड, वेरी गुड।
देखिए बेटा, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट के जितने भी हाइड्राइड होते हैं, चाहे आप NH3 ले लो, चाहे आप PS3 ले लो, चाहे आप N2H4 ले लो, चाहे आप P2H4 ले लो, लोन पेयर होने के कारण ऑल हाइड्राइड ऑफ फिफ्थ ग्रुप आर बेसिक. दिस इज द ओनली हाइड्राइड ऑफ फिफ्थ ग्रुप विच इज एसिडिक. ये देखो H+. ओके, इसका नाम होता है बेटा हाइड्राजोइक एसिड, द ओनली एसिडिक ऑक्स हाइड्राइड. किसी को बड़ा प्रॉब्लम है? अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं हाइड्राजोइक एसिड तो निक नेम हो गया, केमिकल नेम बताओ, तो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज एजाइड आयन, तो केमिकल नेम क्या हो गया? हाइड्रोजन एजाइड. ठीक है बेटा, द ओनली हाइड्राइड विच इज एसिडिक. मेरे ख्याल से अगले पेज से दूसरा कंपाउंड चालू हो गया है, लेकिन अमोनिया अभी खत्म नहीं हुआ है. हाशिए पर जगह खाली पड़ी है. हाँ आइए, अभी अमोनिया की 2 रिएक्शनें और बाकी हैं जो आपकी कॉपी पर नहीं लिखी हुई है. देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा. देखिए, अमोनिया की रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड, कोरोसिव सब्लिमेट और कैलोमल. याद है आपको? बड़ी वैलेंसी बड़ा नाम, छोटी वैलेंसी छोटा नाम. बड़ी वैलेंसी बड़ा नाम कोरोसिव सब्लिमेट, सबलाइम सॉलिड होता है. छोटी वैलेंसी छोटा नाम कैलोमल. अब देखो बेटा क्या होगा. ये देखिए बेटा, एक H एक Cl को लेके अलग, बर्तन में क्या बचा? NH2, एमाइड, मरकरी और Cl. तीनों को जोड़ दो, नाम एमाइडो मर्क्यूरिक क्लोराइड. वाइट प्रेसिपिटेट. क्लियर बेटा? सिंपल रिएक्शन है बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताई जा रही है. जस्ट मिनट, फिर लिख लेना. अब आओ कैलोमल में. ये बताओ कैलोमल और इसमें अंतर क्या है? एक मरकरी का अंतर है ना, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं एक मरकरी को अगर अपन अलग कर दें तो बाकी ये यही तो बन गया, फिर से वही बनेगा, एक HCl बनेगा और एमाइडो मर्क्यूरिक क्लोराइड बनेगा. अब देखना बेटा, इसका प्रेसिपिटेट कैसा है? व्हाइट. मरकरी कैसा होता है? ब्लैक. तो काले में अगर सफेद रंग मिलाओगे तो ब्लैकनेस थोड़ी कम हो जाएगी ना, उसे वो कहते हैं ग्रे. तो ये मिलेगा, वो ग्रे प्रेसिपिटेट मिलेगा. ठीक है? GREY या GRAY? EY ना. तो ब्लैक में आपने व्हाइट को जब मिक्स किया तो वो ग्रे कलर का दिखाई पड़ेगा. ओके, एक रिएक्शन मैंने आपको ये बता दी अमोनिया की कोरोसिव सब्लिमेट और कैलोमल के साथ. एक रिएक्शन में और बताऊंगा, मैंने कहा था 2 रिएक्शन बताऊंगा. पीछे पन्ना खाली पड़ा है, गुचर बुचर मत करो बेटा. पीछे पन्ना इसीलिए खाली दिया था हमने, अब वहां पे लिख सके. एक रिएक्शन है अमोनिया की विद नेस्लर्स रिएजेंट. कौन बताएगा? जहां बैठे बोलो. क्या? अरे मूर्ख, मैं नेस्लर्स रिएजेंट पूछ रहा हूं. एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 फर्स्ट ग्रुप में पढ़ाया था. एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, ये क्यों लिख रहे हैं तो दिखाई पड़ रहा है. एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 इज कॉल्ड नेस्लर्स रिएजेंट. और जैसा कि एक बच्चा सामने बैठा है, उसने बिल्कुल सही बताया
ब्राउन प्रिसिपिटेट मिलता है आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस। ब्राउन, और इसका फार्मूला है, याद करना पड़ेगा, NH2HgO HgI, brown precipitate iodide of millions base with Nessler's reagent ओके बेटा, चले अब हम लोग अगले कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है HNO3। अक्वा फोर्टिस भी कहते हैं HNO3 को, और अक्वा फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। अक्वा फोर्टिस, ओके, HNO3 इज अक्वा फोर्टिस। आइए बेटा, पहला पॉइंट, देखिए बेटा, बताया जाए। पहला पॉइंट बेटा, फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट, फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट में अगर हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो हमें प्राप्त हो जाता है HNO3, और फर्स्ट ग्रुप का सॉल्ट अलग हो जाएगा। अब कोई बच्चा ये कहे सर क्या ये याद करना है, तो बेटा आप जानो फिर। फोर्थ ग्रुप का जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था उसके सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट में मैंने एक रिएक्शन आपको लिखवाई थी। जब किसी वीक एसिड के सॉल्ट में हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डालते हैं तो वो वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है। आप सोच रहे हो कि सर जी HNO3 और H2SO4 तो दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैंने कब मना किया, स्ट्रॉन्ग है। फिर अगर इन दोनों की तुलना करोगे तो H2SO4 इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। ओके, तुम HNO3 को पानी में डालो 100% टूटेगा, इसको पानी में डालो 100% टूटेगा, एग्री, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसकी तुलना में ये तनिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब किसी वीक एसिड के सॉल्ट में डालते हैं तो वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है, और इसका रीजन मैंने बताया था कि वीक एसिड एंड वीक बेस आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो बस खेल खत्म हो गया। फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट में आपने सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, आपका नाइट्रिक एसिड अलग हो गया और KHSO4 अलग। राइट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आइए बेटा, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है हमने आपको कॉपी पे, N2 प्लस O2 बराबर NO, बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस। क्या आपको याद है बेटा, बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस लिखा हुआ है। और दूसरा बड़ा तरीका होता है अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा दो, आपको यहां पर भी ये मिलेगा। इसे कहते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या कहते हैं, यहां पर हमारा कैटलिस्ट होता है प्लेटिनम गॉज। हाई टेम्परेचर होगा लगभग 700, हाँ वही लिखा है 700 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इट इज हाईली स्टेबल। तो अगर तुम्हें इसे तोड़ना है या रिएक्शन कराना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। मीन दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। यहां पर ऐसा कोई ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं तोड़ना है, सो दिस प्रोसेस इज एक्सो। यही बेटा कारण होता है कि NO का फॉर्मेशन बर्कलैंड आइड प्रोसेस से बहुत ही पुअर यील्ड आपको मिलती है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। लेकिन एक्सोथर्मिक होने के कारण यहां से जो NO मिलता है वो गुड यील्ड में मिलता है। इज इट बड़ा क्लियर, आगे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। NO प्लस O2, NO2 इज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड। बोला करो यार,
पानी डालो तो HNO2 भी मिलेगा, बोला करो, और HNO3 भी मिलेगा। बोलो बेटा, एक बात ध्यान रखना बेटा, HNO2 ऑटो ऑक्सीडाइज, HNO2 जो होता है ये अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा HNO3 में। बेटा बोलो किसमें, बेटा बोलो किसमें, HNO3। आपको मैंने सॉल्यूशन में पढ़ाया है HNO3 68.5% पे बना लेता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसे हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। अब फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराकर आप इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते, अब हमें डालना पड़ेगा एक तीसरा आदमी। मैंने हमेशा बताया जब तक दो लोगों के बीच में रिश्ता होता है तब तक वो अच्छा चलता है, और जैसे ही तीसरा आदमी आता है तो दो लोगों के बीच में लड़ाई हो ही जाती है। यस, HNO3 के साथ पानी था, दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस कंसंट्रेशन पे बराबर हो गए। गरम करोगे तो ऐसे बॉयल होगा जैसे ये मिक्सचर ना हो, कोई प्योर सॉल्वेंट हो। इसी को कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसलिए हमें इसका कराना पड़ेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और तीसरा आदमी जो हम डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड अंदर जाएगा, HNO3 और पानी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिर से अलग अलग कर देगा। अब तुम करा दो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, आपको एब्सोल्यूट HNO3 प्राप्त हो जाएगा। किसी को बड़ा प्रॉब्लम ना बोलो, किसी बड़ा कोई प्रॉब्लम? एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़े, आगे बढ़ो बेटा। प्रॉपर्टी में देखिए क्या लिखा हुआ है, HNO3 सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस NO2 प्लस O2, और हमें ब्राउन कलर की गैस मिलती है NO2। ओके, इधर देखिए बेटा, मुझे अच्छे से याद है CPMT का ये सवाल है, KNO3 था प्लस H2SO4 था, और उन्होंने गर्म कर दिया और पूछा उन्होंने एक ब्राउन कलर की गैस बनती है, बताइए वो गैस क्या होगी? NO2। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक एसिड को डिस्प्लेस किया और गर्म करने पर ये टूट गया H2O प्लस NO2 प्लस O2। O2 तो होती है कलरलेस, NO2 होती है ब्राउन कलर। आंसर क्या हो जाएगा? NO2। नेक्स्ट, 68% HNO3 इज लैबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड। एनसीईआरटी का पॉइंट है। मान लीजिए कभी तुम्हारे CBSE में सवाल आ जाए लैबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड क्या होता है, तो 68% वेट बाय वेट HNO3 को कहते हैं लैबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड। नीचे उसके लिख लो वेट बाय वेट। लैबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड क्या होता है? 68% HNO3 weight by weight is called laboratory grade nitric acid. Next, HNO3 is a very good oxidizing agent. यह सबको मालूम है, concentrated HNO3 is a very good oxidizing agent, और उसकी पोटेंशियल इक्वेशन होती है, आप सामने देखिए, H2O प्लस NO2 प्लस O। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, उसके खुद का क्या होता है? रिडक्शन। ये देखिए, +5 से +4 रिडक्शन हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा। अब देखिए, मैं वो ऑक्सीडेशन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा जो तुम लोगों को बचपन से याद है। चलो बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट असॉल्ट टू हैलाइड टू आइट सॉल्ट टू एट सॉल्ट, ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, सब आपको याद है। असॉल्ट टू इक्सॉल्ट, आइट सॉल्ट टू एट सॉल्ट लिखा हुआ है, हैलाइड वाला नहीं लिखा होगा, अरे नई वाली में नहीं लिखा होगा, हमने हटा दिए। अब सीधे आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है केन सुगर टू ऑक्सैलिक एसिड लिखा हुआ है।
ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केन शुगर को ये सीधे ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ये नेसेंट ऑक्सीजन केन शुगर डाइसैकेराइड को ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सैलिक एसिड। तो असॉल्ट टू इक्सॉल्ट, आइसॉल्ट टू एडसॉल्ट, हैलाइड टू हेलोजन, ऑक्सैलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड पुराने हो गए, और केन शुगर टू ऑक्सैलिक एसिड नया हो गया। तो न्यू डालकर लिख लो। अभी भी आपने देखा कि HNO3 जब इनको ऑक्सीडाइज करता है तो खुद बदलता है NO2 में, परंतु दो ऑक्सीडेशन ऐसे हैं जहां पर HNO3 NO2 में ना बदलकर NO में बदलता है। पहला, जब HNO3 आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन में, तो ये NO2 में रेड्यूस ना होकर NO में रेड्यूस होगा। और दूसरा पॉइंट है फेरस सल्फेट, अस को बदलेगा इक में। जब HNO3 फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है फेरिक सल्फेट में, तो यहां पर भी NO2 गैस नहीं निकलती है, NO गैस निकलती। ध्यान देना बेटा, बर्तन में जो NO गैस बनी वो बचे हुए FeSO4 से रिएक्शन कर जाती है और हमें मिलता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeS2O का होल 5NO। नहीं याद आ रहा है? FeS2O का होल 5NO SO4। और मेरे छात्रों को मालूम होना चाहिए यहां पे NO न्यूट्रल नहीं होता है, +1 होता है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर भी आता है +1, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है इन लैबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ नाइट्रेट आयन। जब लैबोरेटरी में नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है जिसका फार्मूला है FeS2O का होल 5NO SO4। ओके, तो ध्यान रखिएगा बेटा, हर जगह पर NO2 बना है, लेकिन आयोडाइड टू आयोडीन और फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट में NO2 नहीं बनेगा, NO बनेगा। ये NO जब लेबोरेटरी में नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग करते हैं तो FeSO4 से कंबाइन करके ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है FeS2O का होल 5NO SO4। ओके, नेक्स्ट, बात खत्म नहीं हुई है। ये देखिए बेटा, इसी पोटेंशियल इक्वेशन में अगला ऑक्सीडेशन, जिन बच्चों ने 4th ग्रुप हमसे पढ़ा होगा उन्होंने एक पॉइंट भी देखा होगा। ये देखिए, चलो 5th ग्रुप के एलिमेंट बोलो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, 5th ग्रुप के बोलो। अब देखिए ट्रिक कैसे याद करवाया। नाइट्रोजन को घुमा दो, सल्फर बोलो, बिस्मथ को तोड़ दो, बोरॉन और आयोडीन, और कार्बन तो सर्वव्यापी है, हर जगह होगा ही होगा। ये वो एलिमेंट आ गए हैं बेटा जिनमें कंसंट्रेट HNO3 डालने पर ये सारे एलिमेंट इससे रिएक्शन करने पर अपने इक एसिड में बदल जाते हैं। बेटा बोलो किसमें, बेटा बोलो किसमें, इक एसिड में। चलो बोलो, कार्बन का इक एसिड कार्बोनिक एसिड, सल्फर का बोलो सल्फ्यूरिक एसिड। इन तीनों के एक जैसे होंगे भाई, तीनों के तीनों एक ही ग्रुप के हैं ना। फास्फोरिक एसिड H3PO4, आर्सेनिक एसिड H3ASO4 और एंटीमनिक एसिड H3SbO4। बोरॉन का वेरी पॉपुलर बोरिक एसिड, और आयोडीन का भी बहुत पॉपुलर आयोडिक एसिड। 4th ग्रुप के लेक्चर में ये मैंने पढ़ाया था। ये वो एलिमेंट आ गए हैं जिनको कंसंट्रेट HNO3 एक एसिड में बदलता है और खुद रेड्यूस हो जाएगा NO2। ओके, कैसे याद करवाया मैंने आपको ये एलिमेंट? 5th ग्रुप की सीरीज लिख दो। नाइट्रोजन को घुमा दिया सल्फर, बिस्मथ को तोड़ दिया बोरॉन आयोडीन,
और कार्बन तो सर्वव्यापी है, ठीक है, एक एसिड में बदल जाएगा। जल्दी से मेरे बच्चे जहां बैठे हैं वहां पर बोलेंगे, अभी तक मैंने जितने भी ऑक्सीडेशन पढ़े, HNO3 किस में रेड्यूस होता है? NO2। दो स्थानों पर NO बनेगा, आयोडाइड टू आयोडीन और फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब सुनिए जरा, अब हम लोग HNO3 की हेल्प से ऑक्सीडाइज करेंगे मेटल्स को। किसको? अभी तक आपने नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज किया, अब हम मेटल को ऑक्सीडाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेट HNO3। तो नजरें सामने, लास्ट पॉइंट है, एक पॉइंट और होगा शायद, तो HNO3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा, मेटल को जब हम HNO3 से ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेटल अपने नाइट्रेट में बदल जाता है। सवाल ये उठता है कि HNO3 किस में रेड्यूस होगा? मान लिया कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान और काजोल की पिक्चर थी, ठीक है। देखिए, अब ये कुछ क्या होगा? तो ये कुछ क्या होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात, इस HNO3 की कंसंट्रेशन क्या है, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट या कंसंट्रेट, और दूसरी बात, ये मेटल क्या होगा। तो दो बातों पे डिपेंड करता है। ये कुछ होता है तो ये क्या होगा? ये कुछ क्या हो सकता है? तो ये कुछ बहुत कुछ हो सकता है। NO2 हो सकता है, NO हो सकता है, N2O हो सकता है, और NH4NO3 भी हो सकता है। ओके, ये देखिए +4 है, +2, +1, -3। इसको क्यों नहीं लिया? अब जब रेड्यूस होगा तो यहां तो नाइट्रोजन +5 में होगा ना, रेड्यूस तो वो इसमें हो रहा होगा -3, ठीक है। तो इन चार में से क्या बनेगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। HNO3 की कंसंट्रेशन क्या है और कौन सी मेटल आपने ली है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे यहां पे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, आइए देखेंगे। ये देखिए बेटा, कौन सी मेटल ने वेरी डाइल्यूट के साथ क्या बनेगा, डाइल्यूट के साथ क्या बनेगा, और कंसंट्रेट के साथ क्या बनेगा। मेटल हर केस में किस में बदलेगा? नाइट्रेट में। क्वेश्चन सिर्फ यही होता है कि कुछ क्या है, ठीक है। देखिए ट्रिक बेटा क्या है, ट्रिक है जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी। बहुत कॉमन हो गया ये ट्रेंड आजकल। तो जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी, जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी। मरकरी, बाकी क्लियर बेटा? जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी, मरकरी। ओके, देखिए बेटा, जब खेल होता है कंसंट्रेट का तो कुछ होता है NO2, 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 देख लेना 1 2 3 4 5 6 7। इज इट क्लियर? जब कंसंट्रेट का मामला होगा तो वो कुछ होता है NO2, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। ओके, जब डाइल्यूट का केस होता है तो ध्यान रखिए, सिर्फ दो ही मेटलें वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करती हैं और अमोनियम नाइट्रेट को बनाती हैं। आप हमारी इस टेक्निक को भूल के दिखाइएगा तो हम जान जाए। लोग कहते हैं याद करके दिखाओ, भूल के दिखाओ। तो जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी, कंसंट्रेट में हमेशा NO2, वेरी डाइल्यूट में ऊपर की दो करती हैं और बनाती हैं अमोनियम नाइट्रेट। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होगी तुम्हें डाइल्यूट। ये ऐसा केस है जहां पे NO2 भी बनता है, N2O भी बनता है, सब बनते हैं।
सुन ले बेटा, अब मेरे पास वहां पे जगह नहीं है, जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वहीं पे लिखना है, इसके बगल में। सुना बेटा, जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी बेड नंबर 12 पे। तो कहीं पर भी लेटिएगा, 12 नंबर बेड पे नहीं लेटेंगे, कुल्हाड़ी उसी के तकिया के नीचे रखी हुई है, ठीक है, बीच में कुल्हाड़ी निकाल के मारी जा सकती है, ठीक है। तो जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी बेड नंबर 12 पे। ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो ABCDEF, ये मैं अपनी ट्रिकों में काफी यूज करता हूं, जगह जगह पर यूज किया हुआ है हमने। नॉन मेटल में AB³ D यूज किया। A का मतलब 1, B मतलब 2, C मतलब 3, D मतलब 4, सबको मालूम। अब देखिए, B का मतलब है 2, D का मतलब है 4। देखिए, ऊपर की दो मेटल जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेंगी तो नाइट्रोजन का वो ऑक्साइड बनेगा जिसमें नाइट्रोजन +1 स्टेट में हो। +1 ऊपर की दो, B का मतलब 2, ऊपर की दो डाइल्यूट HNO3 के साथ +1 स्टेट का ऑक्साइड बनाएंगे, नीचे की 4 डाइल्यूट HNO3 के साथ +2 स्टेट का ऑक्साइड बनाएंगे। हमारे पास है 7 मेटल, 2 हो गई, 4 हो गई, बची थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर वाला वही बनाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड हो, दैट इज -3। आ जाओ, लिखने नहीं देंगे, रुक जाओ, गाना गाओ। गाना क्या है? जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी बेड नंबर 12। वेरी डाइल्यूट में ऊपर की 2 करती है NH4 NO3, हटाओ। कंसंट्रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, NO2 हटाओ। अब आया डाइल्यूट में बेड नंबर 12, ऊपर की 2 +1 वाला, नीचे की 4 +2 वाला, और तीसरे नंबर वाली बनाएगी -3 वाला। देखिए, ऊपर की 2 +1 वाला, थर्ड नंबर पे थर्ड वाला, और नीचे की 4 +2 वाला। कोई डाउट बेटा? बोलो बेटा, कोई डाउट है? आप भूल के दिखाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े लेस पॉपुलर है। क्यों लेस पॉपुलर है? तो सबको मालूम है NO2 ही निकलना होता है। ओके होगी बात बेटा? बात खत्म नहीं हुई है अभी, एक छोटी सी बात और बाकी रह गई है, और बाकी ये खेल खत्म हो गया। लिखने से पहले एक बार सब लोग बोल दें, मेटल के साथ HNO3 जब रिएक्शन करता है तो मेटल तो हमेशा बनेगा नाइट्रेट में, कोई भी ले लो, जिंक नाइट्रेट, आयरन नाइट्रेट, टिन नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट एंड सो ऑन। HNO3 किस में बदलेगा ये डिपेंड करता है कौन सी मेटल है और HNO3 की कंसंट्रेशन क्या है। सामने देखो, बोलो, कंसंट्रेटेड HNO3 NO2 क्या बना? NO2। कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी डाइल्यूट में ऊपर की 2 रिएक्शन करती हैं, बाकी कोई रिएक्शन करता ही नहीं है, क्या बनेगा? NH4 NO3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं डाइल्यूट में, तो जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी बेड नंबर 12 पे। ऊपर के 2 +1 वाले, नीचे के 4 +2 वाले, और तीसरे नंबर में तीसरे नंबर वाला -3 वाला। कोई डाउट? आप लोग सोच रहे हैं वो लास्ट पॉइंट क्या रह गया, तो वो भी देखिए। लास्ट पॉइंट रह गया है टिन में। देखो बेटे क्या, ये देखिए टिन, ध्यान दो, आप लोग पूरी रिएक्शन बताएंगे, पूरी रिएक्शन बताना। टिन प्लस वेरी डाइल्यूट HNO3, नो रिएक्शन खत्म। टिन प्लस डाइल्यूट HNO3 NH4 NO3 बनेगा, और टिन अपने नाइट्रेट में बदल जाएगा। ओके, बताना। टिन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 NO2 बनेगा, और टिन अपने नाइट्रेट में बदल जाएगा। यही पढ़ाया, बस सुन लो। जब टिन कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करता है तो ये अपने नाइट्रेट में नहीं बदलता। इन सारी रिएक्शनों में
मेटल अपने नाइट्रेट में ही बदलता है। टिन में एक एक्सेप्शन है, टिन विद कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रेट में ना बदलकर ये बदलता है मेटा स्टेनिक एसिड में। बेटा बोलो किसमें? मेटा स्टेनिक एसिड। उसी के आगे लिखना, यहां पे उसी के आगे। दिस इज ऑल अबाउट द मेटल नाइट्रेट। ओके, और आज की क्लास का आखिरी पॉइंट हम पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा याद हुआ? भूलोगे? एक बार गाना गा दो। जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी बेड नंबर 12 पे। कोई कुल्हाड़ी कहाँ रखी है? बेड नंबर 12 के तकिए के नीचे। ध्यान रखना तकिया उठा ना पाए, ठीक है? सुनना, अब लास्ट बात हम लोग करते हैं। देखिए बेटा, इस धरती पर जितनी भी मेटल है वो HNO3 के किसी न किसी रूप में डिसॉल्व हो ही जाती है। वेरी डाइल्यूट, नहीं डिसॉल्व हो गया, अच्छा ठीक है, तो डाइल्यूट ले लिया। अभी भी डिसॉल्व नहीं हो रही हो तो कंसंट्रेट ले लिया, ठीक। परंतु आपको मालूम होगा प्लैटिनम और गोल्ड, इन्हें हम लोग कहते हैं नोबल मेटल। जस्ट लाइक टू नोबल गैस, ये भी किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होती। अगर तुम इसमें कंसंट्रेट HNO3 डाल भी दोगे तो भी बेटा ये डिसॉल्व नहीं होती। इनको डिसॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्वा रेजिया। बेटा आप लोग क्या करते हैं? बेटा एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं बेटा? मतलब अम्लराज कहते हैं। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। ओके, सुनते रहिए, लिखना नहीं है, अभी सुनते रहिए। आप आपकी कॉपी भी लिखा हुआ है। बेटा मनोज आ जाओ, बस 1 मिनट सिर्फ। अम्लराज एक्वा रेजिया इज द सोर्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन। हम बताएं कहां लिखना आपको। दिस इज द सोर्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन क्या करता है? इन मेटलों को डिसॉल्व कर देता है इनके कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। क्लोरो प्लैटिनिक एसिड और गोल्ड ले लोगे तो क्लोरो ऑरिक एसिड। ओके, तो प्लैटिनम और गोल्ड नोबल मेटल होते हैं जो HNO3 क्या किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होते। इनको डिसॉल्व करने के लिए हमें अम्लराज का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3, सोर्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन जो इन मेटलों को कॉम्प्लेक्स के रूप में डिसॉल्व कर देता है। क्लोरो प्लैटिनिक एसिड, क्लोरो ऑरिक एसिड। मैंने इनके IUPAC नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, ठीक है? कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए। नोबल मेटल डज नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेट HNO3, हेंस एक्वा रेजिया 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3 इज यूज्ड। जहां पे लिखा हुआ है 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3, उसके नीचे पहले लिखो अम्लराज, फिर लिखो कंपोजिशन, नहीं वो तो लिखा ही हुआ है। पहले लिखो अम्लराज और फिर लिखो क्लोरीन प्लस NOCl। लिख दिया बेटा? बाकी सब आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। बड़ी अच्छी बात है, मैं इतना ही सोच के आया था पढ़ाने के लिए और इतना हो गया, ठीक है? कल हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रिया का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बफर सॉल्यूशन एंड इंडिकेटर, ठीक है? मैं फिर बताना चाहूंगा, आज क्लास जब चालू हुई थी तो 13 मिनट के बाद वीडियो पॉज हो गया था, तो मैं दोबारा से पढ़ाना पड़ गया मुझको। तो मैंने पहले बोला था कि कल मैं क्यों नहीं आया,
कल मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया था बेटा क्योंकि तुम लोगों ने अभी भी वीडियो लेक्चर देखा नहीं है और अभी भी क्वेश्चन लगाए नहीं। मैंने 45 क्वेश्चनों का हैंड रिटन सॉल्यूशन बनाया था और अपने स्टेटस पे लगा दिया था। अब मैं कल नहीं रुकूंगा, कल मैं क्लास लेने आऊंगा बफर सॉल्यूशन की। आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के 5 लेक्चर अच्छे से तैयार कर लें, उनके क्वेश्चन लगा लें, फिर कल की क्लास को अटेंड करें। 2 क्लासें और लूंगा, आयनिक खत्म हो जाएगा, कल की और एक और, फिर एक क्लास में सॉलिड स्टेट, एक क्लास में इलेक्ट्रो, एक क्लास में थर्मल, क्योंकि तब मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन से थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? सो ओके भाई, थैंक यू। हाँ, कल की क्लास 5:30 पे, 5:30। ओके भाई, थैंक यू।